हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक नया चैप्टर, जो कि हमारा रहेगा मानव पूंजी निर्माण। और आज की क्लास के अंदर हम ये पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं, मतलब ये इस चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी दो बुकें हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों ही बुकों के सभी चैप्टर के वन शॉट मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, ताकि आपके बाकी के चैप्टर्स भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। आज हम मानव पूंजी निर्माण चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं। ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स तक का पूछा जाता है। चैप्टर में जितने टॉपिक हैं, सारे टॉपिक मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करवाने वाला हूं। हर टॉपिक के अंदर मैंने कीवर्ड भी ऐड करा है, ताकि इस चैप्टर को आपको समझने में और याद करने में आसानी हो जाए। बस आपने काम ये करना है, साथ साथ सारी चीजों को नोट करना है, ताकि आपके पास इसका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाए और जब आप एग्जाम टाइम पर जाओ तो उसको अच्छे से आप रिवाइज कर सको। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 मार्क्स तक का पेपर हमारे इसी चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर में मुख्य टॉपिक मानव संसाधन, मानव पूंजी निर्माण, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत, मानव पूंजी निर्माण का हमारे भारत के आर्थिक विकास में क्या महत्व है, मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या है, मानव पूंजी तथा मानव विकास क्या होता है, और शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक आवश्यक तत्व कैसे। तो ये हमारे प्रमुख टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने मानव पूंजी निर्माण का जो एक बेस है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मानव पूंजी होता क्या है। देखो, मान के चलो आपने एक हॉस्पिटल बनाकर तैयार करा, ठीक है, उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग शानदार से तैयार कर दी, उसको रेनोवेट कर दिया और बहुत ही शानदार से बिल्डिंग बना के तैयार कर दी। इसके अलावा हॉस्पिटल में जितनी भी मशीनें यूज होनी है वो सारी मशीनें भी लाके लगा दी, लाइट, फैन, कुर्सी, पंखा सब कुछ लगा के तैयार कर दिया, और देखने में वो हॉस्पिटल बहुत शानदार लग रहा है। मतलब अभी आपने वहां पर जितना भी भौतिक पूंजी होता है वो लगाकर तैयार कर दिया। अब सोचो कि उस हॉस्पिटल के अंदर जो काम करने वाले या जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, अगर वो अनुभवी नहीं हुए, अगर वो अपने काम में कौशल और निपुण नहीं हुए, तो क्या वो हॉस्पिटल ज्यादा दिन चल सकता है? क्या लोग वहां पर इलाज करवाने जाएंगे? नहीं। सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर डॉक्टर अच्छे नहीं हैं तो लोग वहां जाना पसंद नहीं करेंगे, लोग वहां इलाज करवाना पसंद नहीं करेंगे। तो इससे पता चलता है कि भौतिक पूंजी ही जरूरी नहीं है, बल्कि भौतिक पूंजी के साथ मानव पूंजी का होना भी जरूरी है। क्योंकि भौतिक पूंजी कितने अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास मानव पूंजी कैसा है। इसी तरीके से स्कूल बनाकर तैयार कर दिया, स्कूल के क्लासरूम्स तैयार कर दिए, सारी सुविधाएं तैयार कर दी, लेकिन वहां पर पढ़ाने वाले टीचर्स अगर कौशल नहीं है, अगर अनुभवी नहीं है, अगर एक्सपीरियंस वाले नहीं है, तो वो स्कूल कितने दिन चल सकता है? बच्चे वहां पे ज्यादा दिन नहीं पढ़ेंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां पे एडमिशन नहीं दिलवाएंगे। बात समझ में आई? यानी भौतिक पूंजी के साथ मानव पूंजी का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने करोड़ों रुपए लगाकर एक कंपनी तैयार कर दी, बिल्डिंग बना दिया, कंपनी के अंदर सारी सुविधाएं पैदा कर दी, लेकिन वहां पर काम करने वाले अगर क्लर्क, वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉइज अगर अपने काम में अनुभवी नहीं है, उनके पास निपुणता नहीं है, उनके पास कौशल नहीं है, तो क्या वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी फ्यूचर में? नहीं। क्योंकि भौतिक पूंजी के साथ मानव पूंजी का भी अच्छा होना जरूरी है। भौतिक पूंजी कितने अच्छे से इस्तेमाल होगी ये डिपेंड करता है मानव पूंजी के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि ये मानव पूंजी कैसे बनता है? क्या ये मानव पूंजी रातों रात बनाया जा सकता है? नहीं। मानव पूंजी को बनाने में कई साल लग जाते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के पास अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, अच्छे टीचर्स नहीं थे, अच्छे एम्प्लॉयज नहीं थे, वर्कर्स नहीं थे, अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं थे। लेकिन भारत सरकार ने लगातार शिक्षा के ऊपर काम करा, लगातार स्वास्थ्य के ऊपर काम करा, लगातार सूचनाओं के ऊपर काम करा, लगातार प्रवसन के ऊपर काम करा। इन सभी चीजों से भारत के अंदर बहुत सारे डॉक्टर आ गए, बहुत सारे टीचर्स आए, बहुत सारे लॉयर आए। इसका मतलब यह है कि मानव पूंजी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम रातों रात बना सकते हैं, बल्कि मानव पूंजी को निर्माण करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देना, लोगों के ऊपर खर्च करना, तब मानव पूंजी निर्माण किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि ये जो मानव पूंजी होता है इसे किस तरीके से बनाया जाता है, इसका क्या महत्व होता है। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मानव पूंजी होता क्या है और मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या है। चलिए अब थोड़ा सा किताबी डेफिनेशन में इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मानव संसाधन का मतलब क्या है।
अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग संसाधन है, उसके अंदर लगी हुई मशीनें संसाधन है, इसी तरीके से एक अच्छा डॉक्टर भी क्या है, संसाधन है। जब एक इंसान को अच्छी शिक्षा दिया जाता है, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाता है, तो वो किसी काम को करने में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे कोई बंदा अगर टीचर बना, ठीक है, अच्छा पढ़ लिख कर वो टीचर बनेगा तो देश के विकास में योगदान देगा। एक डॉक्टर मान के चलो अच्छा पढ़ लिख के लोगों का इलाज करेगा तो वो देश के विकास में योगदान देगा। तो इसे हम कहते हैं मानव संसाधन। जिस तरीके से भूमि हमारे लिए संसाधन है, जिस तरीके से हमारे लिए मशीन संसाधन है, जिस तरीके से जमीन हमारे लिए संसाधन है, जिस तरीके से जंगल हमारे लिए संसाधन है, इसी तरीके से एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पढ़ा लिखा मानव भी हमारे लिए संसाधन है, ठीक है, और उसे हम कहते हैं मानव संसाधन। जब इंसान अपनी काबिलियत, कौशल और निपुणता से काम करके देश या संस्था का आर्थिक गतिविधियों में योगदान देता है, कहता है जब कोई इंसान पढ़ लिख लेता है और अपनी काबिलियत, कौशल और निपुणता से देश की आर्थिक गतिविधियों में यानी देश के विकास में योगदान देता है तो वही मानव संसाधन कहलाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग मानव पूंजी का मतलब क्या है या मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो मानव पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं देकर हम उन्हें क्या करते हैं, संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। एक बात बताओ, एक इंसान, ठीक है, मान के चलो एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उस बच्चे को पैदा होने के बाद उसको स्कूल की पढ़ाई करवाई जाती है, कॉलेज की पढ़ाई करवाई जाती है, फिर वो मेडिकल की पढ़ाई करता है, तब जाकर और उसके बाद उसे अच्छे डॉक्टरों के साथ रखा जाता है ताकि वो चीजों को सीख पाए, फिर वो लोगों का इलाज करता है। सोचो अगर मान के चलो एक बच्चा जन्म लेता है, ना उसे अच्छी शिक्षा दी गई, ना उसे अच्छा स्वास्थ्य दिया गया, तो क्या वो अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा कुछ कर सकता है? नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने ना अच्छी शिक्षा ली, ना उसे अच्छा स्वास्थ्य मिला, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो मानव पूंजी निर्माण क्या है? मानव पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को तैयार किया जाता है, जिसमें ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है और उनकी संख्या बढ़ाई जाती है जिनके पास शिक्षा है, कौशल है और किसी कार्य को करने का अनुभव है ताकि वो देश की आर्थिक और राजनीतिक विकास में योगदान दे सके। ठीक है, जब लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें दी जाती हैं तो लोग किसी कार्य को करने में क्या हो जाते हैं, एक तरीके से एक्सपर्ट हो जाते हैं और वो लोग देश की राजनीति के अंदर या फिर देश के आर्थिक विकास के अंदर फिर अपना योगदान देते हैं। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा वर्कर, एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा क्लर्क, एक अच्छा पेशेवर, ये सब लोग पढ़ लिख कर देश की तरक्की में योगदान देते हैं और जब इन लोगों की संख्या बढ़ाई जाती है तो इसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये दो बातें तो समझ में आ गई होगी। अब हम एक टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे एक हॉस्पिटल बना के तैयार करा, तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग, उसमें लगी हुई मशीन, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, हमारे लिए भौतिक पूंजी है। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, मानव पूंजी है। इसी तरीके से एक स्कूल की बिल्डिंग, क्लासरूम और सारी सुविधाएं वो हमारे लिए भौतिक पूंजी है। लेकिन उसके अंदर पढ़ाने वाला एक टीचर, एक प्रोफेसर, वो हमारे लिए क्या है, मानव पूंजी है। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं भौतिक पूंजी क्या होती है। स्पर्शनीय होती है, इसे हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक टीचर का ज्ञान आप देख सकते हो क्या? है ना, एक डॉक्टर के पास जो टैलेंट है क्या उसे देख सकते हैं क्या? एक चार्टेड अकाउंटेंट के पास जो नॉलेज है उसे देख सकते हैं क्या? एक इंजीनियर के पास, एक आर्किटेक्चर के पास जो नॉलेज है उसे हम देख सकते हैं क्या? नहीं। तो वो क्या होता है, अस्पर्शनीय होता है। मानव पूंजी जो होता है वो अस्पर्शनीय होता है, बल्कि वो एक ज्ञान होता है, कौशल होता है और अनुभव होता है। ठीक है, जो उनके कार्य करने में दिखता है। ठीक है, बाजार में बिक्री, भौतिक पूंजी को आसानी से खरीदा बेचा जाता है। भाई एक बिल्डिंग खरीद सकते हो तुम, एक मशीन खरीद सकते हो, लेकिन एक डॉक्टर के पास जो नॉलेज है क्या तुम उसे खरीद सकते हो? नहीं। उस नॉलेज को लेने के लिए तो आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको भी कई सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे सीधा खरीदा और बेचा नहीं जाता है। घिसावट या फिर सुधार, देखो समय के साथ साथ, ध्यान से समझना, समय के साथ साथ क्या होता है, बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, फर्नीचर पुराना हो जाएगा, मशीन पुराना हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाता है। ये चीजें आप
5 साल पहले जो एसी खरीद के लाए थे, आज देखो वो कैसा हो गया होगा, बिल्कुल पुराना हो चुका होगा, उसकी वैसी हालत नहीं होगी जैसे स्टार्टिंग में थी। ठीक है, तो समय के साथ साथ इन चीजों के ऊपर क्या लगती है, घिसावट लगती है। लेकिन एक डॉक्टर जितना ज्यादा काम करेगा उसकी नॉलेज उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। एक टीचर बच्चों को जितना ज्यादा पढ़ाएगा वो नई नई चीजों को एब्जॉर्ब करेगा और बहुत सारी चीजें और सीख जाएगा। एक क्रिकेटर जितना खेलेगा भाई वो उसकी स्किल के अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट आता रहेगा। ठीक है, बाकी देखो समय के साथ साथ हमारे देश के अंदर जो अनुभवी लोग हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। बहुत सारे राजनीतिज्ञ थे, बहुत सारे डॉक्टर, टीचर्स, इनकी डेथ भी होती रहती है, लेकिन फिर नए नए लोग अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य से आते भी रहते हैं। तो याद रखना, इसको हम शिक्षा स्वास्थ्य से बनाए रख सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से इसको हम और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य से बेहतर होती है। अब आते हैं गतिशीलता। देखो जो भौतिक पूंजी होती है ना, उनकी गतिशीलता आसान होती है। आपके पास मशीन नहीं है, कहीं से खरीद के ले आओगे। अगर आपके देश के पास, भारत के पास कोई मशीन नहीं है तो भारत बाहर से खरीद सकता है। भारत के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो भारत बाहर से खरीद सकता है। लेकिन भारत के पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, तो इसे तो बाहर से आसानी से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि अपने देश के लोगों को ही तैयार करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। देशों के बीच कम गतिशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद है मालिक से संबंध। मालिक से अलग हो सकता है। आपके पास एक बिल्डिंग है तो वो आप दूसरों को बेच सकते हो, मतलब वो बिल्डिंग आपसे अलग हो सकता है। लेकिन आपके पास जो नॉलेज है दिमाग के अंदर, क्या वो आप किसी को बेच सकते हो? नहीं, तो वो व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, मुख्यतः आर्थिक और तकनीकी निर्णयों पर यह डिपेंड करता है, आर्थिक और तकनीकी निर्णयों के ऊपर। अगर भारत की तकनीक अच्छी है तो भारत नई नई मशीनों की ढूंढ करेगा, खोज करेगा। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है, पैसा है, तो नई सड़कें बनवाएगा, नई बिल्डिंग बनवाएगा। ठीक है, ये क्या है, सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि ये सोच में परिवर्तन है, लोगों के दिमागी रूप में परिवर्तन लेकर आता है। अगर आप शिक्षा को महत्व दोगे, स्वास्थ्य को महत्व दोगे, तो इसका बेनिफिट आपको अचानक नहीं दिखेगा। शुरू में तो लगेगा, जैसे मान के चलो कि आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, तो अभी उनके ऊपर बर्डन है, यार हर महीने ट्यूशन की फीस जाती है, किताबें खरीदो, अभी उनको खर्चा लग रहा है। लेकिन बाद में ये चीज आपकी जिंदगी को बहुत फायदा पहुंचाएगा। बस अगर वो सोच ले कि नहीं यार हम ये खर्चा क्यों करें, तो क्या इनको इन बेनिफिट मिलेगा? नहीं। तो ये हम बोल सकते हैं कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको मानव पूंजी और भौतिक पूंजी के बीच में एक बहुत ही सरल अंतर समझाया है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्लियर? अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। मैंने आपको भी बताया कि यार देखो, मानव पूंजी निर्माण कोई ऐसी चीज नहीं है, मानव पूंजी कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात बन के तैयार हो जाएगा। भारत हमारा 1947 में आजाद हुआ था। 1947 में भारत के अंदर डॉक्टर्स ना के बराबर थे, टीचर्स ना के बराबर थे। आपने देखा होगा कि हेल्थ में कितनी बुरी हालत थी हमारी, एजुकेशन में हमारा लिटरेसी रेट भी कितना ज्यादा कम था। ठीक है, देश के अंदर अच्छे इंजीनियर्स नहीं थे, वर्कर्स नहीं थे, है ना, देश के अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हमारे देश के अंदर देख लो, पहले के मुकाबले में डॉक्टर्स कितने ज्यादा बढ़ गए, टीचर्स कितने अच्छे अच्छे आ गए, लॉयर कितने सारे हो गए, वर्कर कितने सारे स्किल्ड वर्कर हमारे को बहुत सारे प्राप्त हो गए। क्या ये भारत ने एक ही रात में प्राप्त कर लिया? नहीं, इसके लिए भारत सरकार ने बहुत पापड़ बेला है भाई। बहुत सारे स्कूल खोले गए, हॉस्पिटल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए, बहुत सारे तकनीकी संस्थान खोले गए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा सरकार ने खर्च करा, हॉस्पिटल खोला, लोगों को इलाज दिया ताकि लोग स्वस्थ रहें, लोगों को अवेयर करा, पर्यावरण के ऊपर ध्यान दिया, बहुत सारी चीजें सरकार ने करी, तब जाके भारत सरकार को ये मानव पूंजी निर्माण प्राप्त हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? ये मानव पूंजी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। मानव पूंजी को प्राप्त करना एक प्रक्रिया है, मानव पूंजी को बनाना एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को बनाने में कुछ चीजें बहुत मैटर करती हैं। और वो क्या क्या चीजें मैटर करती है मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला है शिक्षा पर व्यय। कोई देश शिक्षा पर जितना ज्यादा व्यय करेगा, जितना अच्छा खर्चा करेगा, जितना ज्यादा खर्चा करेगा, उसका मानव पूंजी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, भारत का शिक्षा बजट हर साल बढ़ा है, इसी वजह से भारत के अंदर शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, वर्कर, हर जगह आप देखो तो संख्याएं बढ़ी है। सबसे पहला रीजन क्या कि शिक्षा के ऊपर लोग भी खर्च कर रहे हैं, लोग पर्सनली भी खर्च कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी बहुत तेजी से खर्च कर रही है। मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन शिक्षा है, और कुशल और उत्पादक कार्यबल तैयार होता है शिक्षा देने से।
जरूरत पड़ने पर आजकल लोग पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लेने के लिए भी तैयार हैं। लोग शिक्षा को अब महत्व दे रहे हैं। ठीक है, शिक्षा से आर्थिक विकास में वृद्धि होता है, लोग अधिक आय कमाने में सक्षम होते हैं, बेहतर सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान मिलता है। पढ़े लिखे लोगों को आत्मसम्मान मिलता है क्योंकि वो जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस टाइम पर क्या काम करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, जीवन में सही निर्णय लेते हैं, परिवर्तनों को समझने का ज्ञान देती है। शिक्षा हर चीज को समझने का ज्ञान देती है और नवाचार यानी कि इनोवेशन यानी तकनीकी रूप से दिमाग में परिवर्तन लाती है। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, बड़ा इनोवेटिव होता है, हर चीज में जानता है कि क्या करना है कैसे करना है, हर चीज की खोज करने में लगा रहता है। ठीक है, पढ़ा लिखा इंसान बहुत इनोवेटिव होता है, तकनीक को अपनाने में मदद करता है। पढ़ा लिखा इंसान नई तकनीकों को अपनाता है। दूसरे नंबर पे है हमारा स्वास्थ्य पर व्यय। अगर आप चाहते हो कि भारत में मानव पूंजी बढ़े तो मानव पूंजी को बढ़ाने का दूसरा सबसे बड़ा तरीका है स्वास्थ्य के ऊपर व्यय। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो एक दिन कार्य नहीं कर सकता। आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको ना पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, ना खेलने कूदने में मन लगेगा, और जो आपकी फेवरेट डिश है, जो आपका फेवरेट खाना है, अगर वो सामने रखा हुआ है ना, तो वो भी आपका खाने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप शारीरिक रूप से इस टाइम सक्षम नहीं हो या फिर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा। और जब वही इंसान ठीक हो जाता है तो पढ़ाई में भी मन लगता है, खेल कूद में मन लगता है, खाने पीने में मन लगता है। ठीक है, तो जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत के अंदर बड़ी एक तरीके से देखा जाए बहुत सारी बीमारियां थी, जानलेवा बीमारियां, लेकिन भारत सरकार ने बहुत सारा काम करा इसके ऊपर। बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, सरकारी हॉस्पिटल भी बने, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बने, क्लिनिक्स बना, पॉली क्लिनिक्स बना। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का इलाज निकाला गया, उनकी वैक्सीन्स बनाई गई, बहुत सारी बीमारियां थी। तब जाकर कहीं भारत के अंदर आज इतने सारे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, वर्कर्स है ना, और इतने स्वस्थ लोग हैं। देखो, लोग स्वस्थ होंगे तभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, लोग स्वस्थ होंगे तभी तो कोई काम करेंगे और कुछ सीखेंगे। पहला तो काम यह है कि शरीर ठीक रहेगा तभी तो हम कुछ करेंगे। तो मानव पूंजी निर्माण का दूसरा जो सबसे अहम तत्व है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे जितना ज्यादा व्यय होगा, लोगों का जीवन स्तर उस देश में उतना अच्छा होगा, लोग ज्ञानवान होंगे, लोग कुशल होंगे और लोग एक तरीके से अच्छे निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। खराब स्वास्थ्य और कुपोषण श्रम शक्ति की गुणवत्ता को घटाती है। ठीक है, कह रहा है कि अगर स्वास्थ्य खराब है तो श्रम शक्ति कम हो जाएगी, काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे। ठीक है, बीमार व्यक्ति काम पर नहीं जा पाता है जिससे उत्पादकता की हानि होती है। उत्पादन श्रम शक्ति को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य पर व्यय करना जरूरी है। कहता है अगर आप चाहते हो कि देश के अंदर उत्पादन बढ़े तो ये जरूरी है कि स्वास्थ्य के ऊपर आपको व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य पर खर्च करने से लोगों की जीवन गुणवत्ता बेहतर होती है। पर्याप्त भोजन और सही पोषण में मानव पूंजी गुणवत्ता बढ़ती है। अच्छे स्वास्थ्य और सफाई की सुविधाएं कार्य क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, स्वास्थ्य पर प्रमुख प्रकार के व्यय, सरकार किस तरीके से व्यय करती है स्वास्थ्य के ऊपर। निवारक उपाय के लिए टीकाकरण, भाई पोलियो ना हो इसीलिए पोलियो का टीकाकरण पहले ही कर दिया जाता है। खसरा ना हो इसलिए खसरे का टीकाकरण, मतलब बीमारी होने से पहले ही उसका टीकाकरण हो जाता है। कुत्ता काट लेता है तो उसके लिए क्या करते हैं, रेबीज का इंजेक्शन। यार रेबीज होने के बाद थोड़ी इंजेक्शन लगेगा, तब तो मर जाएगा बंदा, होने से पहले इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है उपचारात्मक उपाय, यानी कि बीमारी में दवाइयों और इलाज। जब आप बीमार हो जाते हो तब आप तरह तरह की दवाइयां लेते हो, इलाज लेते हो। ठीक है, तो बीमारी के दौरान। इसके अलावा सामाजिक उपाय, स्वस्थ शिक्षा का प्रसार। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार के मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कई सारी मुहिम स्टार्ट करी है जिसमें योगा को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जिनसे बुलवाया जा रहा है कि भाई बोलो, लोग योग करेंगे, है ना, योग दिवस मनाया जा रहा है। तो इन सब चीजों पे भी पैसा खर्च होता है भाई, सरकार लोगों को अवेयर कर रही है। ठीक है, सरकार देखा आपने डिस्पेंसरीज वगैरह के अंदर जो लेडीज होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनको बहुत सारी चीजें दी जाती है। तो इनके ऊपर भी सरकार व्यय करती है, उनका ध्यान रखती है ताकि कोई बीमारी होने से पहले ही निपट लिया जाए उनसे। स्वच्छ पेयजल और की व्यवस्था, इसके अलावा पीने का सही पानी की व्यवस्था सरकार करती है ताकि पानी से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है ताकि लोग बीमार ना पड़े। अच्छी स्वच्छता सुविधाएं जैसे कि शौचालय,
साफ वातावरण, जगह जगह पे सरकार शौचालय वगैरह बना रही है, ठीक है, जगह जगह पे पार्क बना रही है। ये सब भी एक तरीके से स्वास्थ्य पर सरकार व्यय कर रही है, लोगों के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए सरकार ये सारे खर्च कर रही है। तो अब हमें पता चला कि मानव पूंजी अगर आपको देश में बढ़ाना है तो ऐसे बातें बातों में मानव पूंजी नहीं बढ़ेगा। हमारे देश में इतने सारे डॉक्टर, टीचर, वर्कर्स जो आ गए, ये बातों बातों में नहीं बने, बल्कि सरकार की बहुत सारी मेहनत छुपी हुई है। सरकार ने शिक्षा पे खर्च करा है बहुत सारा, लोगों की भी मेहनत छुपी है, लोग भी अपनी तरफ से खर्च करते हैं। स्वास्थ्य पे लोगों ने बहुत सारा खर्च करा है, सरकार ने खर्च करा है, तब जाकर हमें इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों की प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है। अगला हमारा कार्य के दौरान प्रशिक्षण, यानी कि कार्य करते करते नई नई चीजों को सीखना। कार्य करते करते नई नई चीजों को सीखना। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, एक डॉक्टर सिर्फ पढ़ के डिग्री ले लेगा ना तो वो अच्छा इलाज नहीं कर सकता जब तक कि वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ कुछ समय ना बिताए, वो उनको इलाज करते हुए देखता है, तब जाकर उसको पता चलता है। ठीक है, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि भाई डॉक्टर की डिग्री लेके जो नए नए लड़के आते हैं, तो फिर उनको जब सर्जरी करने के लिए ब्लेड दिया जाता है तो हाथ कांपते हैं। ठीक है, तो उन्हें सिखाया जाता है कि भाई डरना नहीं है, कैसे पेशेंस रखना। फिर वो अपने सीनियर्स को देखते हैं कैसे कर रहे हैं, फिर वो इस तरीके से उनकी हिम्मत होती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब डॉक्टर बनते हैं तो सिर्फ पढ़ाई के बाद फिर एक्सपर्ट डॉक्टरों के साथ उन्हें रखा जाता है। इसी तरीके से टीचिंग के अंदर भी जो बच्चे टीचिंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट टीचिंग के होते हैं, उनको पहले जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं उनकी निगरानी में रखा जाता है, धीरे 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 करके फिर वो भी एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसी तरीके से जैसे कंपनी के अंदर एक बंदा नया ज्वाइन होता है तो वो धीरे धीरे पहले एनवायरमेंट को समझता है, सीनियर्स के साथ रहता है, रहते रहते काम सीख जाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ किताबी पढ़ाई से भी नहीं होता, बल्कि उसके साथ आपको काम का एक्सपीरियंस लेना जरूरी है अपने सीनियर्स की निगरानी के अंदर। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्य के दौरान प्रशिक्षण, यानी कार्य के दौरान नई नई चीजों को सीखना। कार्य के दौरान प्रशिक्षण का मतलब होता है श्रमिक काम करते करते ही सीखता है, नए और विशेष कौशल को सीखता है। ठीक है, इससे कार्य कुशलता क्या होती है, बढ़ती है, इससे उत्पादकता भी बढ़ती है। फर्में नौकरी के दौरान प्रशिक्षण को इसलिए अपनाती है क्योंकि यह कम खर्च और अधिक लाभ देता है। जैसे कि मान लो एक श्रमिक नया आया, ठीक है, तो श्रमिक को जब एक्सपर्ट के साथ रखा जाता है, एक्सपर्ट इंप्लॉइज के साथ रखा जाता है, तो वो देख देख के सीख जाता है और फिर वो भी एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो कंपनी को बहुत बेनिफिट पहुंचाता है। क्लियर हो गया। श्रमिकों को प्रशिक्षण अक्सर अनुभवी और कुशल श्रमिकों की देखरेख में रखा जाता है। अच्छा, ये फर्म के बाहर भी होता है और फर्म के अंदर भी होता है। कई बार श्रमिकों को अनुभवी अनुभव देने के लिए या उसे एक्सपर्ट बनाने के लिए फर्म के अंदर सीनियर के साथ रखा जाता है, या कई बार फर्म के बाहर भी उसे ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, ताकि जाओ बाहर से आप ट्रेनिंग लेकर आओ। फर्में प्रशिक्षित श्रमिकों को लंबे समय तक बनाए रखना चाहती है, और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं फर्में उसको लंबे समय तक, क्या कोई स्कूल चाहेगा कि हमारा कोई एक्सपर्ट टीचर चला जाए? क्या कोई हॉस्पिटल चाहेगा मेरा एक्सपर्ट डॉक्टर चला जाए भाई मेरे पास से? नहीं चाहेगा ना। यानी याद रखना, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। फर्में चाहती है हमारे पास लंबे समय तक काम करे। एग्जाम्पल लिखा है, आप देख सकते हो। अगले नंबर पे है परवसन पर व्यय। परवसन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, अच्छी शिक्षा के खोज में, अच्छे स्वास्थ्य के खोज में, इसे हम लोग कहते हैं परवसन, या फिर अच्छे रोजगार के खोज में। मान के चलो मैं एक गांव में रहता हूं, ठीक है, और गांव के अंदर 12वीं तक की क्लास की पढ़ाई अच्छी है, तो अब मैंने 12वीं क्लास तो पढ़ ली, लेकिन अब इसके बाद मुझे इंजीनियरिंग करनी है। अब इंजीनियरिंग करने के लिए जो कॉलेज है वो मान लो दिल्ली के अंदर है, मुंबई के अंदर है, या किसी शहर के अंदर है। अगर मैं गांव में ही रहूंगा तब तो मैं बन गया इंजीनियर, नहीं बन पाऊंगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपने मम्मी पापा से बोलूंगा, मम्मी पापा मुझे पे थोड़ा सा खर्च करो, मेरे ऊपर थोड़ा सा खर्च करो। बोला भाई कैसे खर्च करें? मैंने बोला जी मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, उसके बाद तो मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, आप मुझे काम करो, मुझे यहां से दिल्ली भेज दो। बोला अरे दिल्ली हम तेरे को भेजेंगे, दिल्ली जाने में तो किराया लगेगा। मतलब हाँ जी लगेगा थोड़ा बहुत। फिर वहां जाके रहूंगा, किराया मान के चलो किराए के रूम में रहूंगा, वहां थोड़ा किराया भी लगेगा, वहां पर खाने पीने का खर्चा भी आएगा। लेकिन मैंने मम्मी पापा को बोला देखो, लेकिन आपने थोड़ा सा खर्चा झेल लिया तो 2-3 साल में मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, फिर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। एक बात बताओ, मेरे घर वाले अभी इन चीजों पर अगर खर्च कर देते हैं, किराए पर और दिल्ली में जाकर रहने पर, ठीक है, वहां पर खाने पीने पर, तो देखिए आगे की जिंदगी मेरी भी अच्छी हो सकती है और मेरे परिवार की भी अच्छी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रवसन पर व्यय किया जाता है वो जिंदगी को अच्छा करने के लिए किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, मैं गांव के अंदर हूं,
इंजीनियर बन चुका हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इंजीनियर की जॉब गांव में नहीं मिल सकती, इसके लिए मुझे किसी बाहर जाना पड़ेगा, मतलब किसी और राज्य में जाना पड़ेगा। मैंने बोला जी किराया दे दो, किराए पे थोड़ा खर्च करो, मैं जाकर बाहर काम करूंगा तो वहां अच्छी सैलरी मिल सकती है। अब एक बात बताओ, अगर मैं गांव में ही रहूंगा और मैं किराए के बारे में सोचता रहूंगा, यार मुझे खर्च करना पड़ेगा, खर्च ना करूं तो मुझे मिल गई जॉब। प्रवसन पर व्यय का मतलब क्या है कि इंसान अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जब खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वहां जाकर उसे अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है या अच्छा रोजगार मिलता है, फिर मानव पूंजी का निर्माण होता है। बात समझ में आई? तो यह हमारा प्रवसन के ऊपर व्यय, ठीक है। क्या मतलब है? कौशल को बेहतर और पूरा उपयोग करने के लिए एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है। हस्तांतरण में यात्रा, रहने की लागत भी शामिल होती है। लोग बेहतर नौकरी और आय के लिए स्थान बदलते हैं, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी बदलते हैं। तो यही बातें यहां पर लिखी है, एक एग्जाम्पल भी यहां पर इन्होंने कोड किया हुआ है, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण का अगला प्रमुख स्रोत होता है सूचना पर व्यय। अच्छी शिक्षा कहां मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य कहां मिलेगा या अच्छा रोजगार कहां मिलेगा, इस चीज को पता लगाने में पैसा और समय खर्च होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो आपने अपनी क्लास 12th पास कर ली और आपके दिमाग के अंदर कोई कोर्स चल रहा है। अब उस कोर्स के बारे में पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? इंटरनेट पे सर्च करोगे, ठीक है, अपना समय खर्च कर रहे हो, अलग अलग लोगों के पास जाओगे, एडवाइस लोगे, अपना समय खर्च कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में आपकी बात हुई जहां पर, तो उन कॉलेज ने बोला कि आइए हमारे यहाँ हमारे यहाँ के आप बात करिए, तब हम फीस वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। आप क्या कर रहे हो? अपना पूरा पूरा दिन खराब करके 10 दिन तक लगातार चक्कर लगा रहे हो, उन कॉलेजेस के पास जा रहे हो। आपने यहाँ पर गौर करा कि आप अपने कोर्स को अच्छे से करने के लिए, मतलब आप अपना कौशल और अनुभव बढ़ाने के लिए, आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना समय और पैसा खर्च कर रहे हो। इसी को हम कहते हैं सूचना पर व्यय। सूचना पर जितना ज्यादा व्यय किया जाएगा, मानव पूंजी का ग्राफ उतना ही ऊपर जाएगा। शिक्षा और रोजगार से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए समय और धन का व्यय होता है। किस कार्य में कितना वेतन मिलता है और कौन सा शिक्षा संस्थान अच्छी शिक्षा प्रदान करता है, ये सब पता लगाने में समय, पैसा, ये सारी चीजें खर्च होती है और इस खर्च को ही हम सूचना पर व्यय किया जाता है। लेकिन ये खर्च बाद में मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है, ठीक है। चलिए जी अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, मानव पूंजी निर्माण तथा आर्थिक विकास। कहता है मानव पूंजी निर्माण से भारत का आर्थिक विकास कैसे होगा। मानव पूंजी निर्माण करने का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, क्या लाभ है। कुल मिलाकर क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, मानव पूंजी निर्माण की भूमिका आ जाए, महत्व आ जाए, मानव पूंजी निर्माण भारत की तरक्की में कैसे योगदान देता है, भारत के विकास में कैसे योगदान देता है, आर्थिक विकास कैसे करता है, जीडीपी को कैसे बढ़ाता है, सबका आंसर हमारा सेम ही है। चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। भौतिक पूंजी का प्रभावपूर्ण प्रयोग। मैंने बोला था कि एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बेकार है, उसमें लगी हुई मशीनें बेकार है अगर डॉक्टर अच्छा नहीं है। एक स्कूल के अंदर बनी हुई बिल्डिंग बेकार है, क्लासरूम्स बेकार हैं, डेस्क बेकार हैं अगर वहां पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे नहीं है। इसी तरीके से कंपनी के अंदर लगाया हुआ करोड़ों रुपए बेकार है अगर वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉइज, वर्कर एफिशिएंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं भौतिक पूंजी का अच्छा इस्तेमाल तो तभी होगा ना भाई, जब आपके पास मानव पूंजी अच्छा होगा। मानव पूंजी जो है वो प्रभावपूर्ण प्रयोग करता है भौतिक पूंजी का। तो सबसे पहले पॉइंट में उसने यही बात बताया। उच्च उत्पादकता और उत्पादन। अगर मानव पूंजी निर्माण बढ़ेगा तो आपके देश का उत्पादन बढ़ेगा और देश की उत्पादन क्षमता और उत्पादकता भी बढ़ेगी, जिससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। मानव पूंजी निर्माण उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ा देती है। क्यों? ज्ञानवान और प्रशिक्षण श्रमिक संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर पाते हैं। एक स्कूल के अंदर जो संसाधन लगे हैं उसका बेहतर प्रयोग तब होगा जब वहां पर टीचर बहुत इफिशिएंट है, ठीक है। एक कंपनी के पास जो पैसा है, जो पैसा उसने लगाया, उसका बेहतर प्रयोग तब होगा कब, कहां पर कितना पैसा इस्तेमाल करना है, जब वहां पे डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर हैं, वो अगर अच्छे होंगे, ठीक है। उत्पादकता और गुणवत्ता। उत्पादन की वृद्धि लोगों के तकनीक और कौशल पर निर्भर करता है। भाई कहता है देश की उत्पादकता और गुणवत्ता, ठीक है, उत्पादन की वृद्धि, ये लोगों की तकनीक और कौशल पर निर्भर करता है। यानी देश के पास जो संसाधन है वो कितना अच्छे से इस्तेमाल होगा और उससे कितना उत्पादन हो पाएगा, ये वहां के लोगों की एक तरीके से बोल सकते हैं कि कौशल और तकनीक के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। फिर बोलता है करती है जिससे केवल शिक्षा, प्रशिक्षण और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है।
तीसरे नंबर पे है आविष्कार, नव प्रवर्तन और तकनीक में सुधार। कहता है अगर देश के अंदर मानव पूंजी निर्माण बढ़ेगा तो देश के अंदर आविष्कार होगा, मतलब नई नई चीजों का आविष्कार होगा, नव प्रवर्तन होंगे, तकनीक में सुधार होगा। ठीक है, अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, नए कृषि वैज्ञानिक नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे कृषि क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम आ रही है, नए नए बीज कैसे आएंगे, नए नए खादों के ऊपर रिसर्च कैसे होगा। इसी तरीके से अगर नए इंजीनियर्स नहीं बनेंगे तो भारत के अंदर नई नई मशीनें कैसे आएंगी, नए नए मॉडल की कारें कहां से आएंगी। अगर भारत के अंदर अच्छे आर्किटेक्चर नहीं है तो नए जमाने की बिल्डिंग्स भारत में कहां से बनेगी। तो कहीं ना कहीं मानव पूंजी निर्माण से ही तो आविष्कार, नव प्रवर्तन और तकनीकी सुधार होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्यवहार का आधुनिकीकरण। व्यवहार सामाजिक परिवर्तन लेकर आता है। मानव पूंजी निर्माण में आप लोगों को अच्छी शिक्षा देते हो, अच्छा स्वास्थ्य देते हो, कहीं ना कहीं आप उनके व्यवहार में परिवर्तन लाते हो। देखो पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा इंसान बहुत पैसा कमाए, लेकिन वो जिंदगी को जीना सीख जाता है। कैसे जीना सीख जाता है भाई, उसे पता होता है कि कब किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है और कितने दायरे में बात करनी है, कब किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। आपने देखा होगा कई लोग बड़े मुंहफट होते हैं, एजुकेशन की कमी होती है। एजुकेटेड बंदा जो होता है बड़ा सोच समझकर और चीजों को मोल तोल कर बोलता है। ठीक है, ज्यादातर, अब सारे नहीं होते ऐसे, लेकिन ज्यादातर केसेस में यह देखा गया है। एजुकेशन वाले जो लोग होते हैं या फिर पढ़े लिखे या समझदार लोग जो होते हैं, जो अपने काम के अंदर निपुण होते हैं, वो हर फैसले को सोच समझकर करते हैं। उनके अंदर हर चीज को करने का एक तरीका होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं मानव पूंजी निर्माण जो है वो व्यवहार का आधुनिकीकरण तो करती है। ज्ञानी और प्रशिक्षित शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावशाली उपकरण होते हैं। एक देश का आर्थिक विकास लोगों के दिमाग और विकास के लिए इच्छा शक्ति उत्पन्न करने हेतु बदलते व्यवहार पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अवेयर होता है, कब क्या करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, सही गलत, इन सब का अंतर भी जानता है। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा इंसान होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो बहुत अवेयर होता है। और जब लोग अवेयर होते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर होते हैं, चीजों के प्रति अवेयर होते हैं, सही गलत के प्रति अवेयर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन प्रत्याशा के अंदर भी इसका फर्क देखने के लिए मिलता है। आजादी के समय भारत के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, यानी लोग अवेयर ही नहीं थे, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी अवेयर नहीं थे। इसके अलावा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। तो जीवन प्रत्याशा आजादी के समय 44 वर्ष की थी, कहीं कहीं तो 36 वर्ष लिखी हुई है। आज भारत के अंदर शिक्षा का प्रसार हो रहा है, स्वास्थ्य का प्रसार हो रहा है, तो देखो जीवन प्रत्याशा के अंदर वृद्धि हुई है। ऑन एन एवरेज भारत में लोग 70 साल इस समय जी रहे हैं, तो जीवन प्रत्याशा के अंदर वृद्धि देखती है। मानव पूंजी निर्माण का एक अगला फर्क ये पड़ता है कि इससे जनसंख्या के अंदर भी वृद्धि होती है। आजादी के समय भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। रीजन, अच्छी शिक्षा ना होने की वजह से लोग अवेयर नहीं थे। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने की वजह से जन्म दर भी बहुत था और मृत्यु दर भी बहुत था। लेकिन सरकार ने आजादी के बाद बहुत तेजी से इन चीजों के ऊपर काम करा और कहीं ना कहीं लोगों को शिक्षित बनाया, लोग अवेयर हो गए। और याद रखना कि जो शिक्षित लोग होते हैं ना, वो फैमिली प्लानिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो छोटी फैमिली को प्रीफरेंस देते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं। तो यही कारण है कि जनसंख्या भी नियंत्रण में आता है। जब भारत का मानव पूंजी निर्माण अच्छा होगा तो पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे और जनसंख्या नियंत्रण में फिर हेल्प मिलेगी। यह देखा गया है, शिक्षित व्यक्तियों के परिवार अशिक्षित परिवारों की अपेक्षा छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये मानव पूंजी निर्माण का कमाल है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मानव पूंजी निर्माण भारत के विकास के अंदर योगदान दे सकता है। ठीक है, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं मानव पूंजी निर्माण की क्या समस्याएं हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है। सबसे पहला है अपर्याप्त संसाधन। अपर्याप्त संसाधन का मतलब है कि जितने भारत के पास लोग हैं, संसाधन उसके मुकाबले कम है। हॉस्पिटलों में दवा की भीड़ लगी हुई है, स्कूलों के अंदर एक एक क्लास में 70-70 बच्चे हैं, जबकि एक टीचर की कैपेसिटी है कि वो एक टाइम पे 20 बच्चे 15 बच्चे संभाल सकता है सही से। उसके जिम्मे तुमने 70-70 80-80 बच्चे दे दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग ज्यादा हैं और सुविधाएं कम हैं, जिसकी वजह से मानव पूंजी निर्माण के बढ़ने की जो गति है भारत के अंदर वो थोड़ी सी धीमी है। ठीक है,
अपर्याप्त संसाधन, संसाधनों की हमारे पास कमी है, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, इन सब चीजों की हमारे पास कमी है। बढ़ती जनसंख्या, भारत की लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, हालांकि जनसंख्या वृद्धि दर में काफी कमी आई है, लेकिन जनसंख्या अभी भी भारत की बहुत ज्यादा है और बढ़ भी रही है, जो कि भारत के लिए मानव पूंजी निर्माण की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसके कंपैरिजन में जो सुविधाएं हैं वो घटती रहती है। जमीन सीमित है, पानी सीमित है ना, जंगल सीमित है, हर चीज सीमित है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो प्रति व्यक्ति जो सुविधाएं मिल रही हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। स्कूल कॉलेज सीमित है, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है तो अच्छी शिक्षा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो आवास, सफाई का प्रबंध, जल निकासी, पेयजल सिस्टम, अस्पताल, शिक्षा, बिजली आपूर्ति, इन सब के ऊपर भार पड़ता है और कहीं ना कहीं इनका जो सिस्टम है वो थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। अगले नंबर पे है प्रतिभा पलायन होना। प्रतिभा पलायन, प्रतिभा पलायन का मतलब होता है हमारे देश के अंदर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनका हमारे देश को छोड़कर कहीं और चले जाना। भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो नासा में जाकर काम कर रहे हैं और वहां के लिए जाकर इतनी सारी खोज कर रहे हैं और वहां के लिए जाकर इतनी सारी चीजें बना रहे हैं। दुनिया की बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिनके सीईओ इंडिया के हैं, जिनके यहाँ काम करने वाले बड़े बड़े पदों पर जो काम करने वाले लोग हैं वो इंडिया के हैं। सोचो, वो लोग इंडिया के अंदर उन्होंने एजुकेशन ली, इंडिया के स्कूल्स में पढ़ाई करी, इंडिया के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाया, इंडिया के कॉलेजेस में पढ़ाई करी, सब कुछ इंडिया का बेनिफिट उठाया, लेकिन उसके बाद बोरिया बिस्तर उठा के दूसरे देशों में चले गए और उनको फायदा पहुंचा रहे। तो ऐसे लोग जो भारत के अंदर ट्रेंड हो रहे हैं, भारत के अंदर तैयार हो रहे हैं अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य लेकर, लेकिन फिर वो दूसरे देशों में जब चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसे कहते हैं प्रतिभा पलायन। ठीक है, देश में मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के एक गंभीर खतरा उन व्यक्तियों से है जो भारत में जन्मे, यहां शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करके बाद में विकसित देशों में प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपने पढ़ लेना है, तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अगले नंबर पे है निम्न शैक्षिक मानक। निम्न शैक्षिक मानक का मतलब यहां पर दो चीजें हैं। पहला, पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सीख कुछ नहीं रहे, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उस पढ़ाई को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 5th क्लास तक पढ़ाई करी, 6th में छोड़ा, 7th में छोड़ा, 8th में छोड़ा, 9th में छोड़ा, 10th पास करते ही छोड़ दिया, इवन 12th पास करने के बाद कोई अच्छा काम नहीं करा, कोई स्किल वाली चीज नहीं सीखी, तो कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन की जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ कई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हम जिनको डिग्रियां दे रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन कर ली, डिग्री आ गई, लेकिन उनको आता कुछ नहीं है, मतलब वो पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक थे, बहुत कम कम मार्क्स से पास होते हुए तो चले गए, लेकिन उन्हें एक्चुअल में कुछ पढ़ाई नहीं करी। तो दो तरीके के लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक जो सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, आ कुछ नहीं रहा उनको, मतलब डिग्रियां लेते जा रहे हैं सिर्फ। दूसरा, जो अपनी पढ़ाई को बीच बीच में छोड़ देते हैं, मतलब कि एक तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को वो फिनिश नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या जब भारत के अंदर बढ़ेगी तो ये मानव पूंजी निर्माण के ग्राफ को नीचे लेकर जाएगी कहीं ना कहीं। कहता है उच्च शिक्षा को फैलाने के जुनून में हम शिक्षक मानकों की परवाह किए बिना अंधाधुंध विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। कह रहा है कि हमने बहुत सारे विश्वविद्यालय बना दिए, स्कूल बना दिए, और कहीं ना कहीं हम सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि बच्चा सीख क्या रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है ना वो सिर्फ किताबी पढ़ाई पे, वोकेशनल स्टडी, लोगों को सिखाने के ऊपर हम जोर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फलस्वरूप अपरिपक्व स्नातकों की एक विशाल फौज हमारे यहाँ इकट्ठी हो गई है, जिसके तहत पूर्ण कौशल के कारण कार्य कुशलता और उत्पादकता के स्तर में गिरावट आ रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगले नंबर पे कमजोर विज्ञान और तकनीक। भारत की जो विज्ञान पद्धति है और जो तकनीक है आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। बहुत ज्यादा जरूरत है कि भारत की एजुकेशन के अंदर तकनीकी एजुकेशन को महत्व दिया जाए। कहीं ना कहीं भारत में तकनीकी एजुकेशन को बहुत कम महत्व दिया जा रहा है, जिस तरीके से चाइना, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश दे रहे हैं।
तो हम तकनीकी महत्व नहीं दे रहे हैं अपनी शिक्षा के अंदर। हमें तकनीकी शिक्षा और विज्ञान की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह है हमारा मानव पूंजी और मानव विकास के बीच में क्या अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम के अंदर लग जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि मानव पूंजी संकीर्ण अवधारणा, मतलब ये छोटा कंसेप्ट है, और मानव विकास जो है व्यापक अवधारणा, यानी कि ये एक बड़ा कंसेप्ट होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मानव विकास करने से मानव पूंजी का निर्माण अपने आप ही हो जाता है। चलिए इस चीज को मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान के चलो कि एक अनडेवलप्ड गांव है, सरकार की नजर पड़ती है उस गांव के ऊपर, अरे यार ये गांव तो बड़ा गरीब है, चलो हम इसकी मदद करते हैं। तो सरकार क्या करती है, सबसे पहले वहां पर बिजली की सुविधाएं प्रदान करती है ताकि हर घर में बिजली पहुंच सके और रोशनी पहुंच सके। सबसे पहला काम ये, क्योंकि बिजली पहुंचेगी तभी तो लोग अपने दूसरे काम भी कर सकेंगे, छोटा मोटा कारखाना, छोटा मोटा फैक्ट्री, कुछ भी लगा पाएंगे। इसके अलावा सरकार वहां पर क्या करती है, पीने की अच्छी पानी की सुविधा नहीं थी तो लोगों के घरों में नल वगैरह लगवाती है और पाइपलाइन बिछा के पानी की सुविधा प्रदान करती है। जल निकासी के लिए सरकार नालियां और सीवरेज की व्यवस्था करती है, क्योंकि आने जाने में लोगों को दिक्कत होती थी, वहां पे सड़कें भी बनवा देती है। लोगों के घर कच्चे थे, सरकार पैसा देती है, उनके मकान को क्या करती है, पक्का करवा देती है। वहां के बच्चों में पढ़ाई लिखाई ना के बराबर थी, इसलिए सरकार वहां पे कुछ स्कूल्स का निर्माण करती है, कुछ प्राइमरी स्कूल या फिर बड़े स्कूल और कॉलेज वगैरह का निर्माण करती है। इसके अलावा वहां के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा था, इसलिए सरकार वहां पे कुछ डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल वगैरह भी ओपन कर देती है। अब एक बात बताओ, उस गांव के अंदर रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग महिला, वहां के बच्चे, जवान, सभी को इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ सालों के बाद वहां के लोग अच्छा व्यापार कर पाएंगे, आना जाना अच्छा कर पाएंगे, वहां के लोगों का जो जीवन स्तर होगा वो काफी अच्छा हो जाएगा। भाई इसे हम लोग कहते हैं मानव विकास। मानव विकास में हम लोगों को सारी सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करते हैं। अब यहीं से मानव पूंजी की गेम भी स्टार्ट होती है। उसी गांव के अंदर जो बच्चे हैं उनको जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई वर्कर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा, और फिर वो देश की तरक्की में योगदान देंगे और देश के उत्पादन में योगदान देंगे। तो कहीं ना कहीं इससे तैयार होगा मानव पूंजी। तो अब मैंने आपको समझाया कि मानव विकास से ही तैयार होता है क्या, मानव पूंजी। इसीलिए बोला जाता है कि मानव विकास का छोटा पार्ट क्या है, मानव पूंजी है। आप इस चीज को ऐसे भी समझो कि जब देश के अंदर लोगों को बुनियादी सुविधाएं दी जाती है लोगों के विकास करने के पर्पस से, तो उसे हम मानव विकास कहते हैं। लेकिन जब लोगों को वही बुनियादी सुविधाएं लोगों की आय बढ़ाने और देश की तरक्की करने के लिए दी जाती है, तो उसे हम लोग मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझना और इसको डिफरेंस में हम समझते हैं। मानव पूंजी वह अवधारणा है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को उत्पादन और आय बढ़ाने का साधन, याद रखना, मानव पूंजी को आय और उत्पादन बढ़ाने का साधन माना जाता है, जबकि मानव विकास क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा मानव कल्याण यानी कि लोगों का विकास, लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने पे जोर दिया जाता है। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, प्राथमिकता आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था और उत्पादन इसके लिए प्राथमिकता है, इंसान और उसका जीवन स्तर ऊपर करना इसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मेन पर्पस है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेना कि एग्जाम्पल क्या है। अगर लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य इसलिए दिया जाए ताकि वे ज्यादा काम करें, उत्पादन बढ़ाएं और ज्यादा कमाएं, तो फिर हम इसे मानव पूंजी कहते हैं। अगर लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य इसलिए दिया जाए ताकि वे अच्छा, सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जी सके, चाहे आय बढ़े या ना बढ़े, तो उसे हम मानव विकास कहते हैं। इस चीज को आप ना एक ऐसे भी समझो कि उस गांव के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं। ठीक है, अब उनको क्या हुआ, उनको भी तो बिजली की सुविधाएं मिली, उनको भी तो सड़कों की सुविधाएं मिली, उनको भी सारी सुविधाएं मिली, लेकिन वो बुजुर्ग हो चुका है, तो क्या अब वो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य पाके देश की तरक्की करेगा क्या? देश की तरक्की में तो वो योगदान नहीं दे सकता। लेकिन क्यों वो देश की तरक्की में योगदान नहीं दे सकता, तो क्या हम वो सारी सुविधाएं उनसे छीन ले? नहीं। भारत के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बुजुर्ग है, बच्चा हो, महिलाओं हो, कोई भी हो, सबको सारी जरूरत उसकी पूरी होनी चाहिए, मौलिक सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मानव विकास है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन जब वही शिक्षा एक बच्चा लेता है, वही स्वास्थ्य एक बच्चा लेता है, तो कहीं ना कहीं वो देश की तरक्की में आगे जाके योगदान देता है, तो वो मानव पूंजी बन जाता है। मानव विकास जो होता है ना, वो भेदभाव नहीं करता, सभी को अच्छी सुविधाएं मिले, सभी को एक अच्छा जीवन मिले,
वो मानव विकास है। लेकिन अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देकर हम अपने देश की आय बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं, तो ये मानव पूंजी। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब आ जाते हैं हम लोग, शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक आवश्यक तत्व है। मैंने बताया था कि मानव पूंजी निर्माण के अंदर तो वैसे तो बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे तत्व हैं, जिसमें शिक्षा था, स्वास्थ्य था, प्रवसन पर व्यय था, सूचना पर व्यय था। तो कई सारे तत्व हैं, कई सारे स्रोत हैं जिससे मानव पूंजी प्रभावित होता है। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर एक प्रमुख तत्व पढ़ाया जा रहा है, वो है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा को हम थोड़ा डिटेल में जाकर समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक आवश्यक तत्व। शिक्षा और मानव संसाधन विकास, शिक्षा मानव संसाधन विकास में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शिक्षा का मतलब है पढ़ाई, ट्रेनिंग और सीखने की प्रक्रिया, जिसमें ज्ञान बढ़ता है और कौशल विकसित होता है। शिक्षा आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने में मदद करता है। भारत में शिक्षा का विस्तार अभी भी पर्याप्त नहीं है। हाँ, आजादी के बाद बहुत तेजी से भारत में शिक्षा बढ़ा है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और साक्षरता दर भी बनी हुई है। ठीक है, कहता साक्षरता दर भी अभी बढ़ी है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ी, अभी भी थोड़ा कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जो लास्ट जनगणना उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केवल 74.04% साक्षर है। साक्षर का मतलब होता है जो पढ़ना और लिखना जानते हैं। ठीक है, अब विकसित देशों के अंदर यही साक्षरता दर 90 से लेकर 95% है। मतलब साक्षरता दर में भारत काफी ज्यादा पीछे। हालांकि साक्षरता दर काफी पुराना है, इसके बाद अभी 15 साल हो गए, तो साक्षरता दर हमारा जो है अभी 85 के अप्रोक्स आसपास चल रहा है। ठीक है, साक्षरता और शिक्षा दोनों में क्या अंतर है, देखो मैं बता देता हूं। साक्षरता छोटा टर्म है और शिक्षा जो है वो एक बड़ा टर्म है। शिक्षा के स्टेज होते हैं, शिक्षा के क्या है, स्टेज है। जैसे कि पहली से पांचवी, इसे कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, है ना, इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक शिक्षा। फिर होता है छठी क्लास से लेकर 10वीं या 12वीं, इसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक शिक्षा। और उसके बाद जो फर्दर आगे जाता है उसे हम लोग कहते हैं उच्च शिक्षा, यानी कि हायर एजुकेशन कहते हैं। इसे हम कहते हैं शिक्षा। शिक्षा का स्टेज होता है, स्टेज तय होता है। साक्षरता क्या कहता है, साक्षरता कहता है कि अगर किसी इंसान को कोई एक लैंग्वेज पढ़ना और लिखना आता है तो व्यक्ति साक्षर है, निरक्षर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं, तो उन्हें हम साक्षर मानते हैं। देखो, एक व्यक्ति जो शिक्षित होगा वो साक्षर तो जरूर होगा। जब उसने पढ़ाई लिखाई करी है तो उसको पढ़ना लिखना तो जरूर आता होगा, साक्षर होगा। लेकिन हर साक्षर व्यक्ति शिक्षित नहीं होता। कई लोग ऐसा होता है जिन्हें पढ़ना लिखना आता है लेकिन वो कभी स्कूल ही नहीं गए, मतलब वो शिक्षित नहीं है पर साक्षर है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो एक बार बता देता हूं, शिक्षा और साक्षरता की तुलना अधिक विस्तृत अवधारणा है। कहता है जो शिक्षा है वो साक्षरता की तुलना में अधिक विस्तृत, मतलब कि बड़ी अवधारणा है। साक्षरता का मतलब होता है पढ़ना और लिखना जानना। ठीक है, जबकि शिक्षा के 3 स्तर होते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आता है, शिक्षा का महत्व। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है कि शिक्षा का हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है। सबसे पहला, जो शिक्षित नागरिक होता है वो जिम्मेदार होता है, विज्ञान और तकनीक के विकास में महत्व देता है, यानी योगदान देता है। पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, वो विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देता है, वो पुरानी परंपराओं और रूढ़िवादी सोच को आगे नहीं बढ़ाता है, ज्यादातर ये होता है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो सारे प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को अच्छे से उपयोग करता है। पढ़े लिखे इंसान जो होता है उसका मानसिक विकास ज्यादा होता है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट उसका ज्यादा होता है। वो चीजों को, दूर तक की चीजों को सोचता है और बहुत ही सोच समझकर सारे निर्णय लेता है। आर्थिक विकास के अंदर में भी ज्यादा भागीदारी देता है। हर जगह पढ़े लिखे लोग होते हैं और उन्हीं के द्वारा सारे निर्णय लिए जाते हैं। चाहे आप किसी भी महकमे में चले जाओ, तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में उन लोगों का योगदान ज्यादा होता है। शिक्षा नागरिकों के सांस्कृतिक स्तर को भी क्या करता है, ऊंचा उठाता है। यह व्यक्तिगत या व्यक्तित्व विकास को भी बढ़ावा देता है। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो अपना विकास भी ज्यादा कर पाता है, अच्छी जॉब करता है, अच्छी नौकरी करता है, ठीक है, अच्छा काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा पैसे अर्न करके अपनी लाइफ को भी अच्छा कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और पढ़ने के लिए जा रहे हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एजुकेशन और हेल्थ के मामले में सरकार बीच में क्यों आती है। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो, हमारे देश के अंदर आपने गौर करा होगा
कि बहुत सारे स्कूल प्राइवेट हैं तो सरकारी स्कूल भी बहुत सारे हैं। मतलब सरकार भी, एक बात बताओ, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि सारे स्कूल प्राइवेट ही कर देती है? सरकार को तो फायदा होगा। वैसे भी सरकार इतने सारे जो गवर्नमेंट स्कूल चला रही है उसमें सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च होता है। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो तो फीस भी नहीं देते, तो क्यों सरकार सारे गवर्नमेंट स्कूल बंद नहीं कर देती? इसके अलावा प्राइवेट स्कूल पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को, वो अपने हिसाब से कुछ भी सिलेबस पढ़ा सकते हैं। सरकार क्यों बोलती है कि भाई बच्चों को ये पढ़ाना है और ये नहीं पढ़ाना? दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। तो सरकार सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद क्यों नहीं कर देती? हालांकि सरकार को वहां से बहुत नुकसान होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाने में बहुत सारा खर्चा होता है, डॉक्टर को सैलरी देनी पड़ती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो बहुत सारा खर्चा होता है। तो सरकार फिर भी बंद क्यों नहीं कर देती? ऐसा नहीं करती सरकार, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत अहम मुद्दे हैं। यहां पर सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीबी रेखा के ऊपर भी हैं, तो उनके हाथ में इतना पैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों पे तो बहुत पैसा है, उनके बच्चे बीमार होंगे तो वो प्राइवेट में ले जाकर इलाज करवा देंगे, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा लेंगे। लेकिन अगर सरकार ने सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए और सरकार ने सारे स्कूल बंद कर दिए अपने, तो बहुत सारे गरीब लोग हैं, ना तो अच्छी शिक्षा ले पाएंगे और ना ही अच्छा स्वास्थ्य ले पाएंगे। तो पहला रीजन है देश की गरीबी। गरीबी की वजह से सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर हस्तक्षेप करती है। दूसरे नंबर की बात, अगर सरकार शिक्षा को प्राइवेट लोगों के हाथ में छोड़ देगी तो कोई स्कूल कुछ पढ़ा देगा, कोई कुछ पढ़ा देगा, कोई कुछ पढ़ा देगा। इसीलिए सरकार तय करेगी कि देश में बच्चों को क्या पढ़ाना है। दूसरा, अगर सरकार सारे हॉस्पिटलों को छोड़ देगी, जो भाई अपने हिसाब से काम करो, और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, तो एक तो गरीबों को इलाज नहीं मिलेगा, दूसरा जब लोग हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाने जाएंगे तो उनके लिए कोई रूल नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, कोई कुछ भी करेगा और लोगों के साथ क्या करेंगे? लूटपाट करना शुरू कर देंगे, लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे, क्योंकि देश में अभी भी बहुत सारे लोग गरीब हैं। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर स्टैंडर्ड होना जरूरी है, क्या, कब और कैसे, वरना लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। और तीसरे नंबर की बात, सरकार ने संविधान में भी तो वादा कर दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य हम अपने देश के लोगों को मुफ्त देंगे, ये लोगों का मौलिक अधिकार है। तो सरकार को हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा। ये मुख्य मुद्दे हैं जिसकी वजह से सरकार इनमें क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। चलिए, ये तो मैंने ऊपर ऊपर की बात बताई, लेकिन अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप किस तरीके से इस चीज को कोड कर सकते हो? शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों? शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र बहुत ज्यादा निवेश और स्थायी खर्च होते हैं। कह रहे शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर बहुत सारा पैसा खर्च होता है और हर इंसान के बस की बात नहीं है कितना पैसा खर्च कर दे। और सोचो, अगर कोई बंदा बहुत सारा स्कूल खोलेगा और हॉस्पिटल खोलेगा बहुत सारा पैसा लगा के, तो वो उम्मीद भी करेगा हम ज्यादा पैसा लें, तो वो क्या करेगा? वहां जो लोग इलाज करवाने आएंगे, जो बच्चे पढ़ने आएंगे, उनसे ज्यादा फीस वसूलने की कोशिश करेगा। ठीक है, निजी निवेशक तब तक निवेश नहीं करना चाहते जब तक कि उन्हें ऊंची कीमतें वसूलना। कोई बंदा अपना प्राइवेट हॉस्पिटल तभी खोलेगा ना जब वहां से पैसा कमा पाएगा, या कोई बंदा प्राइवेट स्कूल तभी खोलेगा ना जब वहां से पैसा कमा पाएगा। हमारे जैसे विकासशील देश में जहां लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की ऊंची फीस नहीं दे सकते, मैंने बताया ना, जैसे कि बहुत सारे गरीब लोग हैं, इससे निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा शोषण का खतरा ही बढ़ जाता है। लोग शोषण करना शुरू कर देंगे अगर सरकार अपने पैर पीछे खींच ले। तो सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है ताकि सेवा प्रदान न्यूनतम मानकों का पालन करे। स्टैंडर्ड तय होना जरूरी है। सरकार स्टैंडर्ड तय करके देती है, कौन से हॉस्पिटल में कैसे इलाज होगा, कौन सी दवाई देश में चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कौन सी बुक पढ़ाई जाएगी, कौन सी नहीं पढ़ाई जाएगी, क्या सिलेबस पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना। भाई स्टैंडर्ड सरकार देखेगी सब कुछ। ठीक है, जब शिक्षा और स्वास्थ्य को नागरिकों का अधिकार माना जाता है, मैंने बोला ना मौलिक अधिकार है, तो पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त सेवाएं देनी चाहिए। सरकार के बिना ये सेवाएं अधिकांश लोगों के पहुंच से बाहर हो जाएंगी। तो अगर भाई एग्जाम में आ गया तो ये लिख सकते हो। बाकी मैंने जिस तरीके से बताया, आप चाहो तो उस तरीके से भी अपना आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत में शिक्षा का प्रबंध, ठीक है, भारत में शिक्षा का प्रबंध कैसे कैसे है? शिक्षा का काम केंद्र और राज्य सरकार दोनों करती है। आपको पता होगा भारत में केंद्र की अलग सरकार होती है, जैसे पूरे इंडिया की एक गवर्नमेंट है, जैसे अभी बीजेपी रूल कर रही है, और हर स्टेट में भी अलग अलग सरकार होती है। ठीक है, जैसे मुंबई की, मान लो महाराष्ट्र की अलग सरकार है, गुजरात की अलग है, दिल्ली की अलग है, पंजाब की अलग है। इस तरीके से हर राज्य की भी अलग अलग सरकार है। केंद्र स्तर पर शिक्षा मंत्रालय होता है, केंद्र स्तर पर शिक्षा को संभालने के लिए शिक्षा मंत्रालय, और राज्य स्तर पर क्या होता है? शिक्षा विभाग होता है।
शिक्षा को सही दिशा देने के लिए कुछ संगठन भी भारत में काम करते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी, हालांकि गवर्नमेंट ही चलाती है इनको। एनसीईआरटी क्या करती है, स्कूलों के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी किताब में क्या होगा, कितना सिलेबस, एनसीईआरटी तय करती है। यूजीसी, विश्वविद्यालय के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी किताबें होंगी, क्या सिलेबस होगा, क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, यूजीसी तय करता है। एआईसीटी, ये तकनीकी शिक्षा, भारत के अंदर क्या तकनीकी शिक्षा पढ़ाई जाएगी, कितना पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, किस स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा, ये तय करते हैं। ठीक है, अगला नंबर है भारत में स्वास्थ्य का प्रबंधन। ठीक है, इसी तरीके से स्वास्थ्य का प्रबंधन, स्वास्थ्य का काम भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करती है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य स्तर स्वास्थ्य विभाग होता है। ठीक है, केंद्र सरकार जो होता है वो स्वास्थ्य मंत्रालय को चलाता है, मतलब उससे पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखता है। और हर राज्य के अंदर भी स्वास्थ्य विभाग होता है जो स्वास्थ्य को देखता है कि भाई कौन सा हॉस्पिटल, कितना बजट है, कैसे चल रहे हैं, कौन सी दवाइयां चल रही हैं, सारी चीजें देखती है। स्वास्थ्य से जुड़े संगठन, सबसे बड़ा है हमारा आईसीएमआर, चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ा अनुसंधान करता है। देश में नई नई बीमारियों के ऊपर क्या करता है, इलाज निकालने के लिए उनके ऊपर शोध करता है, रिसर्च करता है, नई दवाइयों की खोज करता है। ठीक है, तो ये आईसीएमआर करता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम समझने वाले हैं शिक्षा पर सरकारी व्यय। सरकार कैसे कैसे पैसा खर्च कर रही है शिक्षा के ऊपर, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सरकारी खर्च का मतलब क्या है? देखो, सरकारी खर्च का मतलब है कि सरकार शिक्षा के ऊपर जो पैसा खर्च कर रही है उसे हम सरकार का सरकारी खर्च कहते हैं। क्लियर हो गया। मान के चलो कि सरकार अगर 100 रुपए कमाती है तो उसमें से शिक्षा में 13 से 17 रुपए खर्च करती है, तो ये सरकार का शिक्षा के ऊपर सरकारी व्यय है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग जीडीपी के प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या है। देखो, देश की जीडीपी का सरकार लगभग 4.1 से लेकर 4.6 के बराबर, 4.6% के बराबर खर्च करती है। मतलब जब देश की जीडीपी अगर मान लो 100 रुपए से बढ़ी, ठीक है, या 100 रुपए से देश का उत्पादन हुआ, तो उसमें से लगभग सरकार 4 से लेकर 5 रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करती है। अब आते हैं, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पैसा खर्च करती है। आपको पता होगा कि हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है और एक पूरे देश की सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार कहते हैं। तो हर राज्य के अंदर वो राज्य की सरकार भी शिक्षा पे खर्च करती है और साथ में केंद्र सरकार भी कुछ पैसा फंड देती है। मान के चलो कि पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में 100 रुपए का खर्च हुआ शिक्षा के ऊपर, तो इसमें से जो 75 रुपए है वो तो पंजाब की गवर्नमेंट खुद खर्च करेगी और बाकी के जो 25 रुपए हैं वो उसे कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी केंद्र की सरकार है वो फंड भेजेगी। इस तरीके से पैसा खर्च किया जाता है। उदाहरण, अब जरा समझना कि सरकार इतना पैसा खर्च एजुकेशन पे क्यों करती है, क्योंकि अगर अधिक खर्च किया जाएगा तो अधिक स्कूल बनेंगे, बेहतर शिक्षा और किताबें बच्चों को मिलेगा और बच्चों की शिक्षा अच्छी हो पाएगी। ठीक है, कुल शिक्षा बजट 2025-26, अब 2025-26 का हम शिक्षा बजट के ऊपर बात करते हैं। भारत सरकार ने लगभग 1,28,649 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए रखा है। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए इतना पैसा रखा गया है और जबकि उच्च शिक्षा यानी कॉलेज वगैरह की शिक्षा के लिए इतना पैसा रखा गया है। प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा खर्च, भारत में सबसे ज्यादा पैसा पहली से लेकर 5वीं तक की जो शिक्षा होती है उसके ऊपर किया जाता है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर सरकार का खर्चा थोड़ा सा कम होता है। राज्यों में प्रति विद्यार्थी खर्च का अंतर, मतलब कि एक प्रति विद्यार्थी हर राज्य में कितना पैसा खर्च किया जाता है, तो एक बार समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रति विद्यार्थी हर साल 39,550 रुपए खर्च किए जाते हैं। ठीक है, हरियाणा के अंदर 37,148, दिल्ली के अंदर 20,411, उत्तर प्रदेश का ये है और चंडीगढ़ का ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर राज्य में जब शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सारे खर्च को उतने बच्चों के नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो हर बच्चे पर हर साल का इतना पैसा खर्च किया जा रहा है एजुकेशन के ऊपर। हालांकि ये नंबर अलग अलग हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बेसिस पर इन नंबर्स को काउंट किया जाता है। ठीक है, शिक्षा पर अपर्याप्त व्यय, इतना सारा पैसा खर्च होने के बावजूद भी बहुत सारी रिपोर्ट्स का यह कहना है कि भारत सरकार को जितना एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए उसके मुकाबले खर्चा काफी ज्यादा कम है। विभिन्न समितियों द्वारा सिफारिश किए गए वांछित शिक्षा व्यय के स्तर की तुलना में शिक्षा पर व्यय बहुत ही कम है। 40 से अधिक वर्ष पूर्व शिक्षा आयोग 1964 से 66 में सिफारिश की थी कि जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए और आज लगभग 4% के आसपास भारत में शिक्षा पर खर्च किया जाता है। मतलब कई रिपोर्ट्स हैं, कई संस्थाएं वो कहती है कि सरकार की जितनी जीडीपी है, सरकार को अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए,
तभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी, भारत में एजुकेशन में सुधार हो पाएगा। लेकिन सरकार अभी कितना कर रही है, 4% या 4% से थोड़ा सा ऊपर नीचे, जो कि जो हमने सोचा है उसके मुकाबले में काफी ज्यादा कम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। भारत में सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने के लिए सरकार ने बहुत सारी मुहिम चलाई है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है। आइए जरा इनको थोड़ा सा समझते हैं। भारत की सरकार द्वारा 1998 में गठित तापस मजूमदार कमेटी ने अनुमान लगाया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी भारतीय बच्चों की शिक्षा के दायरे में लाने के लिए 10 वर्ष यानी कि 1998-99 से 2006-07 तक लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। 1998 में सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था तापस मजूमदार कमेटी। उस कमेटी को यह बोला गया कि तुम ये एस्टिमेशन लगाओ कि अगले 10 साल में अगर हम 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं तो हमारा कितना खर्चा आएगा। तो उन्होंने एस्टिमेशन निकाल के दिया कि 1.37 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा अगर आप 1998 से लेकर सन 2008 तक सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना चाहते हो। तो सन 2019 में भारत की सरकार ने इस चीज को समझा, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में बना दिया। 6 गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई फीस नहीं ली जाती। 6 से लेकर आप 14 वर्ष यानी कि 11वीं 12वीं तक जो भी बच्चा पढ़ता है फ्री में उसको वो एजुकेशन दी जाती है। भारत सरकार ने सभी संघीय करों पर 2% शिक्षा कर, मैंने बताया था ना, एजुकेशन सेस लेती है सरकार अलग से, और बल्कि हायर एजुकेशन सेस भी लेती है 1% इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, प्रॉपर इसके लिए सेक्शन बना रखा है, शिक्षा के नाम पर अलग से ले रही है टैक्स ताकि बच्चों की शिक्षा अच्छी की जा सके। तो यहां पर हमने सीखा कि सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई है, शिक्षा का खर्च का एस्टिमेशन करा है, इसके अलावा इनकम टैक्स में अलग से सेक्शन बनाकर टैक्स लिया जा रहा है ताकि शिक्षा को अच्छा किया जा सके लोगों से पैसे लेकर। अब जरा आते हैं भारत में शैक्षिक प्राप्तियां, क्या इतना सारा खर्च करने के बाद कुछ चेंजेस आए हैं नहीं आए। तो हमने 2 डाटा उठाया, 1990 का और सन 2024 का। वयस्क साक्षरता दर में देखो इस समय इतनी थी, अब 87%। वयस्क साक्षरता महिलाओं में, पुरुष में इतना था, अब महिलाओं में देखो, महिलाएं 1990 में 37% साक्षर हुआ करती थी, अब 75 हो गया। प्राथमिक यानी कि पहली से 5वीं तक पूरा करने वाले बच्चे 78% थे, अब 93% हो गए। प्राथमिक पूर्णता महिलाएं कितने हो गए, 61 से 95% हो गया। युवा साक्षरता पुरुष यानी कि युवा साक्षर कितना है, 76.6% से 94 हो गया। और महिलाएं साक्षरता युवा में कितनी है, 54.2% से 92%। यानी कि कुल मिलाकर आप देखो कि साक्षरता दर काफी तेजी से बढ़ा है सरकार के इन्हीं प्रयासों की वजह से। ठीक है, तो ये डाटा थोड़ा सा आप याद रख लेना। ठीक है, क्या भारत में शिक्षा अभी भी एक चुनौती है? मतलब शिक्षा इतनी तेजी से सरकार ने बढ़ाया, साक्षरता दर हर जगह बढ़ी, मतलब इतना सारा पैसा सरकार ने खर्च करा, लेकिन क्या अभी भी कुछ कमी रह रही है? तो थोड़ा जवाब समझते हैं। हाँ, अभी भी थोड़ी बहुत शिक्षा के अंदर चुनौतियां हैं। क्या है? कम सरकारी खर्च। सरकार ने बोला था अभी सरकार जीडीपी का 4% खर्च करती है, लेकिन कम से कम 6% होना चाहिए। राज्यों में असमानता, कुछ राज्यों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, जैसे दिल्ली वगैरह के अंदर तो थोड़ा शिक्षा का स्तर काफी अच्छा हुआ है क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी काफी सारा काम इसके ऊपर करा है। लेकिन अगर अभी भी हम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांव में जाएं, बिहार के बहुत सारे गांव में जाएं, ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा की तरफ जाए तो वहां पे शिक्षा की हालत बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है। कुछ राज्यों में अच्छी है, कुछ राज्यों में बहुत खराब है। लिंग असमानता, अभी भी लड़कियों को शिक्षा के मामले में थोड़ा पीछे रखा जाता है और मेल को थोड़ा ऊपर रखा जाता है। तो ये लिंग भेद अभी भी है। गांव वगैरह में अभी भी लोग लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, लड़कियां हैं तो घर का काम काज करेंगी, मतलब उनकी शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा। ग्रामीण शहरी अंतर, कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों के अंदर शिक्षा का प्रसार ज्यादा हुआ है क्योंकि वहां सुविधाएं ज्यादा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ। शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो अभी भी भारत के अंदर काफी कम है। सिर्फ बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, वो कुछ नई चीज सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, तकनीकी चीज सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, इन चीजों के ऊपर अभी भी भारत के अंदर काम नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी नहीं, अच्छे टीचर्स की कमी है भारत के अंदर। गरीबी और बाल श्रम, अभी भी बहुत सारे कम उम्र के बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है। गरीब परिवार हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो मजबूरी में ये सब किया जा रहा है। डिजिटल डिवाइस,
ऑनलाइन शिक्षा के लिए इंटरनेट और डिवाइस सभी बच्चों के पास नहीं है, क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं, है ना, जमाना चेंज हो रहा है, टेक्निक चेंज हो रहा है और बहुत सारी चीज हम इंटरनेट के माध्यम से ही सीख सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सभी लोगों के पास इंटरनेट की सुविधाएं, सेलफोन की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, तो यहां पर हमने समझा कि ये हमारा मानव पूंजी निर्माण चैप्टर क्या है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या हैं, इनकी समस्याएं भारत में क्या हैं, और मानव पूंजी निर्माण का सबसे अहम स्रोत जो शिक्षा था, हमने उसके ऊपर भी एक छोटी सी चर्चा करी। तो बच्चों यहां पर हमारा जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। तो बच्चों मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में।